नमस्कार, मैं मनभूषण कुमार। आप सबको मैं अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। एक बहुत हर्ष का विषय रहा कि बिहार के नीतीश कुमार की सरकार ने नियोजित शिक्षक का सरकारी करने का रास्ता साफ कर दिया। जो ही तरीका बनाया हो, लेकिन एक तरीका निकाला। ठीक कहते हैं कि रास्ता निकालो तो निकलता है। उन्होंने नियोजित शिक्षक के लिए बहुत ही अच्छा काम किया, लेकिन इसी से जुड़ा हुआ एक बात है और उसमें थोड़ा सा बढ़ के बात है। सभी लोग जानते हैं कि बिहार में जो MLC होते हैं, बिहार विधानसभा में 75 सदस्य MLC के रूप में कार्यरत हैं। तो उसमें 12 सदस्य जो हैं, जिसमें 6 सदस्य स्नातक का और 6 सदस्य शिक्षक का जो नियुक्त होते हैं, उसमें शिक्षकों का बहुत ज़्यादा भागीदारी होती है। चूँकि शिक्षक कोटा के लिए वही वोटिंग करेंगे जो शिक्षक होते हैं, और दूसरा है कि स्नातक कोटा के लिए वही वोटिंग करेंगे जो स्नातक होते हैं। तो शिक्षक जो हैं वो स्नातक भी होते हैं और शिक्षक भी होते हैं, इसलिए दोनों स्थिति में इनका मत बड़ा ही महत्वपूर्ण हो जाता है। लेकिन यह तो जीतने के लिए हुआ। इस प्रकार से आप देखेंगे तो तिरहुत क्षेत्र से स्नातक का प्रतिनिधित्व देवेश चंद्र ठाकुर कर रहे हैं, जो आज के दिन विधान परिषद के सभापति हैं। सबसे ऊंचा आसन उनका है, जो तिरहुत क्षेत्र से, मुजफ्फरपुर से, या तिरहुत जो प्रमंडल है वहाँ से, जिसमें तिरहुत में आपका हाजीपुर, मुजफ्फरपुर, शिवहर और सीतामढ़ी, ये 4 जिला शामिल है। इसका वो प्रतिनिधित्व करते हैं। अच्छा, ये तिरहुत प्रमंडल तो बड़ा है, चूँकि इसमें बेतिया मोतिहारी भी आता है, लेकिन निर्वाचन क्षेत्र के हिसाब से ये 4 जिला है। उसी प्रकार डॉक्टर संजय कुमार सिंह हैं, जो शिक्षक के प्रतिनिधि हैं, उनके लिए भी इतना ही क्षेत्र है और ये भी जीते हुए हैं। दरभंगा से मदन मोहन झा शिक्षक के प्रतिनिधि हैं। तो फिर इसमें भी मधुबनी है, समस्तीपुर है, और दरभंगा है, बेगूसराय है, और फिर बेगूसराय के साथ बेगूसराय तक है। इस प्रकार से आप देखेंगे तो मदन मोहन झा हो गए, एक सर्वेश कुमार हैं, स्नातक से जीते हुए हैं। उसी प्रकार अभी अभी जीते हैं आफाक अहमद, जो शिक्षक कोटा से जीते हैं, वो केदार पांडे के स्थान पर, और डॉक्टर वीरेंद्र नारायण यादव, ये स्नातक कोटा से जीते हुए हैं। ये सभी जो है सो कहें एक प्रकार से तो शिक्षक के ही मत से जीते हुए हैं। पटना से नवल किशोर यादव हैं, शिक्षक के प्रतिनिधि हैं, भाजपा से हैं, 4-5 बार से ये हैं। और फिर एक नीरज कुमार हैं, जो JDU के हैं, स्नातक से विजय हुए हैं। इसके बाद जीवन कुमार हैं, शिक्षक प्रतिनिधि गया से, और फिर गया से अवधेश नारायण सिंह, जो स्नातक के प्रतिनिधि हैं। कोसी से संजीव कुमार सिंह हैं, शिक्षक के प्रतिनिधि हैं, JDU से हैं, 4थे बार ये निर्वाचित हुए हैं। और फिर BJP से जो स्नातक कोटा से हैं, वो नरेंद्र कुमार यादव हैं। ये 12 आदमी, ये स्नातक कहा जाए और शिक्षक कहा जाए, दोनों मिला के मत से ये जीते हुए हैं। और चूंकि शिक्षक सीधा मत इन 12 आदमी को देता है, और देने के बाद उतना ही अपेक्षा करता है। लेकिन ये सभी लोग आज तक इन जो शिक्षक हैं और उनकी समस्या जो गंभीर है, उसके अपेक्षा पर खरा नहीं उतरे। अब प्रश्न यह उठता है कि उनका समस्या क्या है। समस्या यह है कि पुराने समय में, जो 80 में, 82 में, 84 में, 85 में, उस समय जो मध्य विद्यालय थे, फिर इंटर के कुछ कॉलेज थे, और फिर डिग्री कॉलेज थे। तो डिग्री कॉलेज उस समय जगन्नाथ मिश्रा 80 के आसपास जब कांग्रेस सरकार में मुख्यमंत्री बने, तो जगन्नाथ मिश्रा ने उस समय सचिव के अधीन चल रहे जो मध्य विद्यालय था, सबको सरकारीकरण कर दिया। फिर इंटर के कॉलेज को किया, फिर डिग्री कॉलेज को भी किया। लेकिन चूंकि वो जो एक प्रवाह आरंभ कर दिए थे, तो फिर 84 में हुआ, हालांकि मिश्रा जी उस समय हट गए थे। इस प्रकार से फिर 85 में भी हुआ,
कार्यक्रम चला, लेकिन इसके बाद जब खास करके जब लालू प्रसाद यादव 90 में आ गए सत्ता में, तो यह कार्यक्रम लगभग बंद सा हो गया, क्योंकि उसमें कई प्रकार का भेद रहा। लोग कहते हैं कि लालू प्रसाद यादव जो मुख्यमंत्री थे, उनका मानना था कि ये जो कॉलेज है ये स्वर्णों का है, इसलिए उसको इतना तरजीह नहीं दिया जाना चाहिए। तो यह रही स्थिति, जिसके कारण उन्होंने नोटिस भी नहीं लिया और प्रतिनिधि कुछ हल्ला गुल्ला करते रहे, जो जीतते रहते हैं समय समय पर, तो कभी कभी आवाज़ बुलंद करते हैं। शिक्षक संघर्ष करते रहे, लेकिन संघर्ष के भी एक सीमा होती है। शिक्षक संघर्ष करते करते लगभग थक चुके हैं। उदाहरण के लिए हम बताएं, आपका मुजफ्फरपुर में एक श्यामनंदन साहब महाविद्यालय है, वो 1963 से चालू है और उसका एफिलिएशन 1966 का है। आप अंदाज कीजिए कि जिसका एफिलिएशन 66 से हो और वह कितने वर्ष हो गया, 35 उधर जोड़ लीजिए और फिर इधर देखिए, तो 55-38 वर्ष से वो कॉलेज चल रहा है, 58 वर्ष से वह कॉलेज चल रहा है। तो 58-60 वर्ष, इसमें 2-3 पीढ़ी सेवानिवृत्त हो गए हैं। यह स्थिति रही और कॉलेज यथावत है, उसका सरकारीकरण नहीं हुआ, किसी कारण उस समय चूक गया होगा। इस प्रकार के अनेक कॉलेज हैं। डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा कॉलेज भी है मुजफ्फरपुर में, तो उनकी स्थिति देखिए, 80 से वो कॉलेज है और उसका आज देख लीजिए 40 वर्ष से वह कॉलेज भी चल रहा है। बहुत सा कॉलेज है, अच्छा बट कॉलेज है, बहुत सा महुआ, और इस प्रकार से, और सभी शिक्षक योग्य हैं। और उसमें सरकार को एक योजना लानी चाहिए कि जो लोग योग्य हैं उनको सरकारीकरण किया जाए, जो कमीशन है, जिनकी दक्षता है, जिनकी योग्यता है, और एक मौका देके और उनको फिर समायोजित किया जाना चाहिए था। इसलिए कोई लोग बहुत दिन से कार्यरत हैं, अब सेवानिवृत्ति के समय आ गया है सबका। कई लोग तो सेवानिवृत्त होकर घर भी चले गए हैं और बड़ी विकट स्थिति होती है। पहले तो कुछ नहीं मिलता था, लेकिन नीतीश सरकार ने एक योजना लाया 2008 में, तो उसमें अनुदान देने का एक व्यवस्था किया। लेकिन अनुदान भी जो है बड़ा विचित्र स्थिति में है, उसकी चर्चा भी थोड़ा सा होना चाहिए। अनुदान का दशा यह है कि सबसे पहले उच्च विद्यालय के लिए करें तो प्रथम श्रेणी से जो उत्तीर्ण हो गए उच्च विद्यालय के छात्र, तो उनको 3,500 रुपया प्रति छात्र अनुदान मिलेगा कॉलेज को। और जो द्वितीय श्रेणी से पास करेंगे उनके लिए 3,000 रुपया, और जो तृतीय श्रेणी होंगे उनके लिए 2,500 रुपया, ये उच्च विद्यालय के लिए। इंटर के लिए इसी प्रकार रेट है। जो प्रथम श्रेणी होंगे उसमें 4,500 रुपया, और जो द्वितीय श्रेणी होंगे उनको 4,000 रुपया, और तृतीय श्रेणी से उत्तीर्ण छात्रों के एवज में कॉलेज को वह मिलेगा 3,500 रुपया। और फिर डिग्री कॉलेज के लिए जो व्यवस्था है, उसमें जो प्रथम श्रेणी से अगर एक छात्र उत्तीर्ण होते हैं तो उनके लिए 8,500 रुपया, द्वितीय श्रेणी से उत्तीर्ण होने पर 8,000 रुपया, और तृतीय श्रेणी से उत्तीर्ण होने पर 7,500 रुपया। और छात्रा होने की स्थिति में 200 रुपया उसमें अतिरिक्त मिलता है। यह वस्तु स्थिति है। यह तब मिलेगा जब छात्र उसमें उत्तीर्ण होंगे और कॉलेज को यह अनुदान के रूप में दिया जाता है। तो दिया जाता है, वो भी समय पर नहीं दिया जाता है। 7 बरस 8 बरस बकाया है और सरकार उस पैसे को क्या करती है समझ नहीं आ रहा है। बजट का एलोकेशन नहीं है। और देखिए कि 2008 में आप देखेंगे कि विधानसभा में जो विधायक हैं 3-4 बार अपना वेतन पुनरीक्षित कर लिए हैं, पेंशन का भी पुनरीक्षण कर, अपना सुख सुविधा का भी 2008 से अभी तक लगभग 15 बरस हो गया है। तो 15 बरस में 4 बार लगभग पुनरीक्षित कर चुके हैं। लेकिन ये बेचारा गरीब जो शिक्षक है वो मरा मरा फिरता है, जिसको देखने वाला कोई नहीं है। उचित ढंग से उनके बच्चे की पढ़ाई नहीं हो रही है, शादी कैसे होगी, चूँकि सरकार जो अनुदान भी देती थी वो भी 8 बरस बैक हो रहा है। अगर कोई अनुदान 8 बरस के बाद दिया जाए तो उसका अवमूल्यन 1/4 हो जाता है। इसके लिए सरकार को दंडित किया जाना चाहिए, लेकिन कोई प्रतिनिधि उस प्रकार से आवाज़ भी नहीं उठाते हैं कि यह क्यों हो रहा है, इसको क्यों नहीं आप जो है सो हम लोग मुंह दिखाने के लायक नहीं है। आप प्रति बार वे आते हैं, जीत के चले जाते हैं, आप फिर अपना बल्ले बल्ले करते हैं। अब देखिए कि इससे बेहतरीन स्थिति क्या होगी कि एक स्नातक
एमएलसी जो तिरहुत निर्वाचन क्षेत्र से देवेश चंद्र ठाकुर हैं और उस सभा के सभापति हैं। कितना अच्छा लगता है। लेकिन सभा के सभापति अपने लिए हैं, सभा के सभापति सदन के लिए हैं, लेकिन जिसके वोट से जीत के गए हैं, अगर कोई सभापति अंतरात्मा से ठीक से अगर कह दे कि नहीं यह बिल्कुल निरीह आदमी के लिए उचित है, यह होना चाहिए, तो हमारे समझ में ऐसी स्थिति नहीं बन रही है कि सदन उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है। सभी लोग अपने पद पर बने रहने के लिए अलग अलग ढंग से ढोंग और व्यंग करते रहते हैं, आचरण करते हैं। उसमें इस शिक्षकों का भी जो है सो भविष्य नहीं काटा जा सकता है। कभी कभी सदन में कोई कोई जो पुराने मदन मोहन झा हैं या अन्था पांडे जी थे, तो वो सब केदार पांडे बड़ी मजबूती से बात उठाते थे। लेकिन अब तो सदन में उठाने वाला भी व्यक्ति नहीं रह गया है कि कौन उठाएगा। और यह एक प्रकार से मजाक है और एक प्रकार से सिर्फ दिखावा या छलावा है कि सदन में एक बात उठा दिया जाए और उसका रिकॉर्डिंग करके अपने फेसबुक पर डाल दिया जाए, जनता देखे कि नहीं हमारे लिए भी ये कुछ कर रहे हैं, हमारे लिए भी प्रश्न उठाए हैं। एक फॉर्मेलिटी बन के रह गया है। लेकिन अगर ये 12 शिक्षक हैं, 12 एमएलसी हैं, अगर 12 एमएलसी पूरी एकरूपता के साथ अगर सदन में डट जाए तो ये 7वां भाग है, 6ठा भाग। तो 12 हैं तो बरछक 72, 6ठा भाग हैं। और ये अगर सदन में डट जाएगा नहीं इस बार हम लोग जीत के आए हैं तो उनका वेतनमान हम दिला के रहेंगे और इसके लिए हमको जो करना होगा करो या मरो। देश आज़ाद हो गया, इसके गुलामी से ये शिक्षक आज़ाद नहीं होंगे। कब तक शिक्षक इस प्रकार की गुलामी जो है सो बीत रहित शिक्षक की बेइज्जती और गुलामी सहते रहेंगे। हर तरह इनको प्रताड़ित किया जाता है और ये हर दिन घुट घुट के जीते हैं, हर दिन घुट घुट के मरते हैं। तो ये स्थिति रही। कोरोना काल में और भी बड़ा विभत्स स्थिति रहा। कितने शिक्षक मर गए, कोई किसी का खोज खबर लेने वाला नहीं रहा और अपने परिवार के साथ रोते बिलखते रह गए। और भी शादी विवाह है, खर्चा है, बच्चों की पढ़ाई है, अपना पेट पालना, इतना जो पैसा मिल रहा है अनुदान का इससे संभव नहीं है। यह तो अगर कई कॉलेज में जोड़ेंगे 7,000 8,000 का महीना भी नहीं पड़ रहा है। 6,000 7,000 का माह अगर प्रति शिक्षक को ये जो अनुदान का रेशियो है वो तब जब छात्र पर्याप्त रहे तब की स्थिति में है। तो वो भी नहीं, किसी को 5,000 रुपया महीना पड़ रहा है। आप अंदाज़ा कीजिए कि जो न्यूनतम मजदूरी से भी बदतर हालत में इन शिक्षकों के कॉलेज शिक्षक का है, जो इंटर शिक्षक हैं, डिग्री शिक्षक हैं या वो उच्च विद्यालय में शिक्षक है, उनका तो और बहुत कम राशि मिल रहा है। ये ऐसे रोते कलपते रहते हैं। लेकिन यह सरकार कभी तो देखे। अभी बहुत साधारण सी घटना हम कहना चाह रहे हैं। अभी हम लोग देखे कि पाठक जी संजय कुमार सिन्हा जो तिरहुत से शिक्षक क्षेत्र से जीवते हुए हैं, उनका पेंशन जब रोक दिए तो पूरे विजयी जो प्रत्याशी हैं उनमें एक प्रकार से खलबली मच गया। क्यों? इसलिए कि उनका व्यक्तिगत था। यहाँ शिक्षक को वर्षों वर्ष से वेतन नहीं मिल रहा है। वो वेतन तो पा ही गए और उनको वहाँ भी मिलेगा। पेंशन यहाँ रोक दिया गया है और उनका जो एमएलसी वाला वेतन है वो मिलेगा। तो जब वहाँ मिल रहा है इसके बाद शिक्षक वाला सिर्फ पेंशन रोक दिया, तो मात्र रोकने का कारण जो भी उसका समर्थन हम नहीं करते हैं, लेकिन इस बात का समर्थन करते हैं कि एक प्रकार से बौखलाहट देखिए कि सिर्फ पेंशन रुकने मात्र से ईंट हिलाने का, चूल से चूल हिलाने के, सरकार के को हिलाने का कसम ये खाते हैं। और यही कसम शिक्षक के लिए भी खा सकते थे। अपने पर जब पड़ जाता है तो देखिए कैसे किस प्रकार से आत्मा जग जाती है, कौन कौन सा भाषा निकलता है, किस प्रकार का लोग आचरण करते हैं। कितने बार जाके दौड़ के चुपचाप मुख्यमंत्री से मिलते हैं, मुख्यमंत्री के यहाँ किसको किसको लेके जाते हैं, कितने टीम बना के जाके भेंट करते हैं कि नहीं देखिए मेरा पेंशन रुक गया। ये शिक्षक जिनको जिंदगी से जब बहाल हुआ उसी स्थिति में, जो सेवानिवृत्त हो गया वही स्थिति है, कुछ मिल नहीं रहा है। लेकिन इसके लिए इतनी आक्रामकता में अगर थोड़ा सा भी आक्रामकता आधा भी दिखा दी हुई थी ये शिक्षकगण, तो निश्चित रूप से इनका सरकारीकरण हो गया होता। कई बार ऐसा भी होता है कि कई एमएलसी भी नहीं चाहते कि सरकारीकरण हो। अगर सरकारीकरण हो जाएगा तो किस मुद्दा पर वो वोट लेंगे? ये ठगते हैं शिक्षक को। और शिक्षकों को चाहिए कि नहीं,
अगर इस बार नहीं हुआ, एक मुश्त सबको रिजेक्ट कर दीजिए। आप में कोई ऐसा विशिष्ट चीज़ नहीं है जो आपको सबको हम लोग देख लिया, नए आदमी का मौका दीजिए ताकि इनके मन में भय हो, इनके लालच में आप नहीं फंसिए। जो प्रकार का लालच जो स्नातक टीचर ये एमएलसी देते हैं या शिक्षक कोटा से भी देते हैं, इस बार लालच में आप न फंसें, बल्कि यह ले कि नहीं, आप लोग को बहुत मौका दे दिया गया, अब नहीं देंगे मौका। अब आप घर जाइए, भजन कीर्तन कीजिए, आपका उम्र हो गया, अब नए लड़का को एक अवसर दें जो जीत कर जाए, जो हमारे लिए आवाज़ बुलंद करे। क्योंकि आपको अवसर 3 बार 4 बार 5 बार दे दिया, आप उतना ही एक धरा पकड़ लिए हैं, इतना बोलना है, इतना बोल के बैठ जाना है। सदन में जब तक कुछ विशेष नहीं कीजिएगा, जब तक शिक्षक के लिए कुछ विशेष आचरण नहीं कीजिएगा, कृत्य नहीं कीजिएगा, तब तक यह सरकार जिनकी मोटी चमड़ी है वो कुछ होने वाला नहीं है। हालांकि इसके लिए बधाई के पात्र हैं, साधुवाद हैं कि जो नियोजित शिक्षक का सरकारीकरण कर दिया, लेकिन यह शिक्षक भी आपके भाग हैं, ये भी बिहार राज्य के निवासी हैं, आपके राज्य में रहने वाले छात्र को पढ़ाते हैं, आपके राज्य रहने छात्र जो आपके राज्य में रह रहे हैं उनके भविष्य को संवारते हैं, दिन रात उसके चिंता में लगे रहते हैं, समय से कॉलेज जाते हैं। आज 9 बजे से 3 बजे तक आप लोग इनको कर दिया कॉलेज जाना है, और इसके बाद अंगूठा लगा कर जो है सो इसके बाद हाजिरी बनाना है, दिन में 2 बार अटेंडेंस बनाना है। ये सब होने के बाद बावजूद पेट जो है सो भूखा रहेगा। जब तक पेट भूखा रहेगा कब तक इंसान काम करेगा? यह तो हैवानियत का भी और क्रूर का भी एक अंत होने वाला है। जो सरकार और सरकार के मुलाजिम आचरण कर रहे हैं इन शिक्षकों के साथ, इनका भी परिवार भरा पूरा है, इनके बच्चे हैं, ये उसका सब बहुत बड़ा जिम्मेदारी है, माता पिता है, हर प्रकार का चीज़ है। लेकिन आप कर क्या रहे हैं? इसके लिए कोई भी चिंता करने के लिए तैयार नहीं है। अगर आप नकारा हैं तो अपना स्वीकार कर लीजिए कि हमसे होने वाला नहीं, हम नकारा हैं, अब आप हमको वोट दीजिए, नहीं दीजिए। नहीं तो जो शिक्षकगण हैं, जो वोटर हैं, वोट देते हैं, उनको एक निर्णय लेना चाहिए, नहीं अब की बार आपको खंगार के घर देंगे पहुंचा। इसलिए नए लोगों को मौका देंगे। जब आपको मौका दिए, आपके यहाँ बार बार दौड़े, आपको काफ़ी खुशामद किए, लेकिन आपसे कुछ हुआ नहीं। आपकी स्थिति यह है कि ये जो अनुदान भी है उसको आप रेगुलर नहीं करा पा रहे हैं, फिर सरकारकरण कहाँ से आप कर पाएगा? अब वहीं देखिए कि एक शिक्षक का जहाँ पेंशन रुक गया, देखिए फिर सरकार पर किस प्रकार हमला हो रहा है। अपने पर आ जाए तो वो हो जाता है रासलीला, और दूसरे पर जाएगा जब टीचर का है तो वो करेक्टर ढीला है। नहीं, दोनों के लिए समान आचरण होना चाहिए। तो इस प्रकार से जब तक आप नहीं करेंगे तो आप किस प्रकार से दौड़ दौड़ के अपना पेंशन के लिए जा रहे हैं? तो शिक्षक में भी एक रूपता होनी चाहिए। अलग अलग धरा में बटा हुआ खंड खंड में शिक्षक पटना में विरोध में भी नहीं पहुंच पाते हैं, बहुत थक गए हैं। सरकार ने इन्हें थका दिया है, हारा थका हारा है। अब भगवान ही इनके रक्षक हैं, वही अगर कुछ चाहें या नीचे मुख्यमंत्री होते हैं, मुख्यमंत्री पता नहीं क्यों इनसे बहुत हताश निराश हैं। कुछ कर दीजिए मुख्यमंत्री जी, बहुत बेतहाशा ये लोग निराशा में जी रहे हैं। इन लोगों की ज़िंदगी पशुत्व से भी बहुत बदतर की ज़िंदगी है। इस प्रकार से आप कुछ करें ताकि इनके जीवन में भी एक खुशहाली आ जाए। या आप ही की तरफ टकटकी निगाह से देख रहे हैं कि आपको कुछ करना चाहिए, और आपके जाने का भी समय आ गया है। तो जाते समय भी कुछ अच्छा काम लोग कर जाता है, धर्म के नाम पर कर जाता है कि चलो जो किया जिंदगी भर सो किया, जाते समय कुछ अच्छा काम कर रहे हैं। यही समझ के इन लोगों के लिए आप कुछ कर दिए, शिक्षक आपका बड़ा नाम लेगा जिंदगी भर। इस शब्दों के साथ मैं इसको विराम देता हूँ। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाने का काम करें।